हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम सॉल्व करेंगे फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर। तो मैक्सिमम मार्क्स जो आप इसमें स्कोर कर सकते हैं दैट इज 35। आपको टाइम मिलेगा 1 hour 30 minutes टू सॉल्व द एंटायर पेपर। आपको इस पेपर में 3 सेक्शन मिलने वाले हैं, ए, बी एंड सी। ए में होंगे आपके पास 24 क्वेश्चन जिसमें से आपको कोई 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। बी में होंगे 24 क्वेश्चन जिसमें से आपको कोई 20 सॉल्व करना है। एंड सी में से होंगे 12 क्वेश्चन जिसमें से आपको कोई 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। पूरे ही पेपर में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर आप गलत आंसर दे देते हैं तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऑल्सो पूरे ही पेपर में आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज देखने वाले हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो उन तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस को हम इस सैम्पल पेपर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए के साथ। Which of these committees is headed by a qualified doctor? इनमें से कौन सी कमिटी को एक क्वालिफाइड डॉक्टर हेड करता है? रिसेप्शन, सिक्योरिटी, फर्स्ट एड, लॉजिंग। तो क्वालिफाइड डॉक्टर का काम क्या होता है? मेडिसिन देना, रिहैबिलिटेट करना, है ना। तो फर्स्ट एड में वो सारी चीजें आती है। What is the height of the box used by boys in the Harvard step test? तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में हमें एक बॉक्स की जरूरत होती है एंड इस बॉक्स की हाइट बॉयज के लिए अलग होती है, गर्ल्स के लिए अलग होती है। बॉयज के लिए कितनी होती है? 20 इंचेस और गर्ल्स के लिए उस बॉक्स की हाइट कितनी होती है? 16 इंचेस। तो यहाँ पर क्या पूछा है? बॉयज के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या है? 16, 18, 20, 22। तो इसका जवाब क्या होगा? 20 इंचेस। AAHPERD general fitness test consists of pull-up boys, sit-ups, shuttle run, all of these। तो AAHPERD का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। तो उसमें क्या क्या आता है? पुल-अप बॉयज, सिट-अप्स, शटल रन, ऑल ऑफ दीज। तो इस जनरल फिटनेस टेस्ट में ये सारी ही चीजें आती हैं। Dash refers to the movement involving large muscles such as arms, legs और entire body। तो वो कौन सी मूवमेंट है जिसमें लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होती हैं? तो इसका ऑप्शन है डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो हमने ऑलरेडी मोटर डेवलपमेंट में 2 टाइप के डेवलपमेंट पढ़े हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में हम बिग बोन्स की बात करते हैं एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट में हम स्मॉल की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है? लार्ज मसल्स के बारे में। तो डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट। इसमें क्या आएगा? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। Which of these is not a component of the motor fitness test? इसमें से कौन सी वो चीज है जो कंपोनेंट नहीं है मोटर फिटनेस टेस्ट का? मोटर फिटनेस टेस्ट के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि स्पीड, रिएक्शन टाइम, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, पावर। तो ये सारे ही कंपोनेंट्स होते हैं मोटर फिटनेस टेस्ट के। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट मोटर फिटनेस टेस्ट का कंपोनेंट नहीं है? एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, एंड्योरेंस। तो इसका जवाब होगा एंड्योरेंस। डैश द सक्सेस रेट इज द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। इनमें से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग का? मेंटेनिंग द सक्सेस रेट, इम्प्रूविंग इट, रिड्यूसिंग, रिमूविंग इट। तो जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो उससे हमारा पर्पस क्या रहता है कि हमारी जो भी पास्ट परफॉर्मेंसेस है वो इम्प्रूव हो जाए। जैसे अगर मुझे एक टेस्ट में 50 में से 20 मार्क्स आए थे तो इस बार मैं ऐसे अपने प्लानिंग करूंगी कि मेरे 50 में से 50 आ जाए या 20 से तो ज़्यादा ही आ जाए। तो पास्ट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्लानिंग होती है। तो इम्प्रूविंग इसका जवाब होगा। There is no prominent evidence that an additional amount of dash improves the performance। ऐसा कोई भी prominent evidence नहीं मिला है कि इनमें से कोई एक चीज को additional amount पर लेने से हमारी performance improve होती है। Fats, minerals, vitamins, water। तो vitamins जो होते हैं हमारी बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं, वो important ज़रूर होते हैं, लेकिन ऐसा कोई evidence नहीं है कि ज्यादा मात्रा में विटामिन्स लेने में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। Which of these activities immediately precedes sit and reach test? Sit and reach test करने से पहले हमको क्या करना चाहिए? Cooling down, warming up, warming down, cooling up।
तो सिट एंड रीच टेस्ट करने से पहले या किसी भी टेस्ट को करने से पहले हमारा वार्मिंग अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज हमारी बॉडी इंजर हो सकती है, जर्क हो सकता है, दर्द हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ए और बी में से मैच हुआ, ए जीत गया, फिर उसको बाय मिल गया, वो फाइनल राउंड में चला गया। सी एंड डी में से मैच हुआ, डी जीत गया, ई को डायरेक्टली बाय मिल गया, फिर डी और ई में से मैच हुआ, ई जीत गया, फिर ए और ई में मैच हुआ एंड कोई विनर बन गया। The fixture shown in the picture indicates the structure of dash tournament. ये जो फिक्चर आप देख सकते हैं, ये कौन सी टूर्नामेंट को रिप्रेजेंट करता है? लीग, नॉकआउट, लैडर, कॉम्बिनेशन। तो ये जो फोटोग्राफ है वो नॉकआउट फिक्चर को रिप्रेजेंट करती है। Which of these physical component is measured with the help of back scratch test? बैक स्क्रैच टेस्ट क्या होता है? हमको याद है कि पीठ के पीछे हमको हाथ करके छूने की कोशिश करना है, टच करना है, उससे क्या मेजर होता है? ओवरऑल स्पीड, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बॉडी पावर, होल बॉडी मूवमेंट। तो इससे हमारी अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी चेक होती है। The 8-foot up and go test requires dash as a mandatory equipment. The 8-foot up and go test क्या है कि सीनियर सिटीजन को चल के आना है, यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल रहेगा, वहां से मुड़ के उनको वापस जाना है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट क्या होता है? शूज, स्टॉप वॉच, वॉकिंग स्टिक, ऑब्स्टिकल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्टॉप वॉच, क्योंकि हम चेक करते हैं कि वो कितनी जल्दी गए एंड वापस आ गए या एक्टिविटी को कितनी जल्दी कंप्लीट किया। तो यहाँ पे स्टॉप वॉच सबसे मैंडेटरी इक्विपमेंट होता है। Dash is a committee which functions during the entire length of the tournament. वो कौन सी कमिटी है जो पूरे टूर्नामेंट के दौरान काम करती है? पब्लिसिटी कमिटी, रिसेप्शन कमिटी, अवार्ड कमिटी, ट्रांसपोर्ट कमिटी। तो इसका जवाब होगा ट्रांसपोर्ट कमिटी, क्योंकि वो टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले प्लेयर्स वगैरह को लेकर आती है एंड टूर्नामेंट खत्म होने के बाद उनको छोड़कर आती है। तो उनका जो काम होता है वो कमिटी है जो पूरी टूर्नामेंट के दौरान ही काम करती है। What is the foremost objective of planning? प्लानिंग का सबसे foremost objective क्या है? एक repetitive question है, तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि improving the rate of success is the foremost objective of planning. Which of these food components is present in sugar? इनमें से कौन सा component है जो शुगर में present होता है? Fats, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमको पता है कि शुगर में क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। एंड कार्बोहाइड्रेट्स के भी दो टाइप होते हैं जो कि हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो विच ऑफ दीज कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन शुगर? कार्बोहाइड्रेट। What is the other name of the law of acceleration? What is law of acceleration? That velocity of an object is directly proportional to force and inversely proportional to mass. तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ मोमेंटम, बॉयल्स लॉ। इसका जवाब होगा लॉ ऑफ मोमेंटम। Dash refers to the fiber present in the food which helps to eliminate waste from the body. तो वो कौन सा चीज है इनमें से जो एक फाइबर होता है जो प्रेजेंट होता है फूड में, जो हमारी बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, रॉफेज, मिनरल्स। तो उसका जवाब होगा रॉफेज। What is the name given to the movement involving large muscles such as arms, legs or entire body, which is also repetitive question. हम बात कर चुके हैं कि क्रॉस मोटर डेवलपमेंट में हम लार्ज बोन्स, लार्ज मसल्स की बात करते हैं। Vitamin dash makes teeth and bones strong. A, B, C और D। इनमें से कौन सा विटामिन हमारे टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है? विटामिन डी। Which type of strength is measured by Amcol test? Amcol test आपको याद है? तो उसमें कौन से टाइप की स्ट्रेंथ मेजर होती है? अपर बॉडी स्ट्रेंथ, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, लिम्ब स्ट्रेंथ, हेड स्ट्रेंथ। उसका जवाब क्या होगा? अपर बॉडी स्ट्रेंथ। In a knockout tournament, 19 teams are participating. What will be the total number of matches played during the tournament? Knockout tournament में 19 teams participate कर रही है, तो total number of matches कितने होंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Number of matches is n-1. तो 19 minus 1 is 18. According to Newton's third law of motion, to every action there is dash and dash reaction. Same, parallel, opposite, same, equal, opposite, none of the above.
तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन में इक्वल एंड ऑपोजिट reaction. Dash is called the procedure of arranging teams in a systematic order. What is called the procedure of arranging teams in a systematic order? Tournament, fixture, seeding, bye. तो इसका जवाब क्या होगा? Fixture. Which of the following is a macro mineral? इनमें से कौन सा मिनरल एक मैक्रो मिनरल है? आयोडीन, आयरन, कॉपर, कैल्शियम. तो हमको पता है कि इनमें से कैल्शियम एक मैक्रो मिनरल है. कैल्शियम के अलावा वी हैव फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे ही हमारे मैक्रो मिनरल. A body at rest will remain at rest, and a body in motion will remain in motion at the same speed and in the same direction unless acted upon by an external force. Identify the law of motion which states the above mentioned line. तो हमने 3 लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं. लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन. एंड लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि जो बॉडी है रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स. तो यहाँ पे इसका जवाब होगा लॉ ऑफ इनर्शिया. तो यहाँ पे ऑप्शन लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया. तो इसका जवाब होगा लॉ ऑफ इनर्शिया. अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी पर. सेक्शन बी को हम देख लेते हैं. When was AHPERD यूथ फिटनेस टेस्ट रिवाइज? तो यूथ फिटनेस टेस्ट कब रिवाइज हुआ था? 1972, 1976, 1988, 2002. तो इसका जवाब होगा 1976. Dash refers to the movement that increases the angle between the body parts. तो इनमें से क्या है जिसमें एंगल बिटवीन द बॉडी पार्ट्स है वो इंक्रीज होता है? एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन. तो एक्सटेंशन में जो एंगल है वो इंक्रीज होता है. 600 यार्ड रन वॉक टेस्ट इज कंडक्टेड टू टेस्ट. तो ये जो टेस्ट है वो क्यों होता है? स्पीड चेक करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, एजिलिटी. तो 600 यार्ड रन वॉक टेस्ट होता है एंड्योरेंस को चेक करने के लिए. और एंड्योरेंस का मतलब क्या है कि थकान की कंडीशन में भी अगर हम किसी एक्टिविटी को कंप्लीट कर पाते हैं तो उसको एंड्योरेंस कहते हैं. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. तो हमको मैच करना है. Tone, strength, endurance, sensory integration, ability to maintain the exertion required for an activity, ability to accurately interpret input from the environment, ongoing contraction and state of the muscle at rest. Muscle at rest को काट देते हैं. Force of a muscle contraction purposefully exerted against resistance. तो टोन का मतलब क्या होता है? टोन का मतलब होता है एबिलिटी टू मेंटेन एक्सर्शन रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी, नहीं. एबिलिटी टू एक्यूरेटली इंटरप्रेट, नहीं. ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्शन एंड स्टेट ऑफ द मसल एट रेस्ट, जी हाँ. तो फर्स्ट का आंसर है 3 यहाँ पर. स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि हम रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पाते हैं, उसी को स्ट्रेंथ कहते हैं. तो एबिलिटी टू मेंटेन एक्सर्शन, नहीं. एबिलिटी टू एक्यूरेटली इंटरप्रेट एनवायरनमेंट, नहीं. ये तो हो चुका है. फोर्स ऑफ अ मसल कॉन्ट्रैक्शन पर्पसफुली एक्सर्टेड अगेंस्ट रेजिस्टेंस, जी हाँ. तो फोर्थ का क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा? फोर्थ. तो सेकेंड का हो जाएगा फोर्थ. एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? थकान की कंडीशन में अगर हम किसी एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं. तो एबिलिटी टू मेंटेन द एक्सर्शन रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी, जी हाँ. तो थर्ड का होगा या फर्स्ट. एंड सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? एबिलिटी टू एक्यूरेटली इंटरप्रेट इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट. इसका आंसर हो जाएगा 2. इसका आंसर हो जाएगा डी. Identify the movement towards the midline. Towards the midline is adduction and दूर जाओ तो अब्बे जाना abduction. तो towards the midline is adduction, right? How many forms are there for the Harvard step test? Harvard step test के कितने फॉर्म होते हैं? 2 फॉर्म होते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट. तो 1, 2, 3 या 4. तो उसका जवाब होगा 2. Match the names of the committees in column 1 with the responsibilities in column 2. कॉलम 1 में इक्विपमेंट कमेटी, कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट, सेरेमोनियल कमेटी, रजिस्ट्रेशन कमेटी. देन बी में है sends entry form to the various institutions, supplying refreshment and drinks, welcome the chief guest, making the grounds. तो इक्विपमेंट कमेटी का काम क्या होता है? सेंडिंग फॉर्म्स, नो. सप्लाइंग रिफ्रेशमेंट, नो. वेलकम द चीफ गेस्ट, नो. मेकिंग द ग्राउंड्स, हाँ. इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, ग्राउंड तैयार करना. सो फर्स्ट का क्या है? फोर्थ. देन देयर इज कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट. कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट क्या करती है? फॉर्म सेंड करती है, नहीं. सप्लाइंग रिफ्रेशमेंट, ड्रिंक्स, हाँ. सेकेंड का हो जाएगा सेकेंड.
सेरेमोनियल कमेटी क्या करती है? सेरेमोनियल कमेटी का काम होता है सबको वेलकम करना एंड ऑल दैट, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा, थर्ड, वेलकम द चीफ गेस्ट। एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी का काम क्या हो जाएगा? सेंड्स एंट्री फॉर्म टू द वेरियस इंस्टीट्यूशंस। तो इसका जवाब हो जाएगा सी। If 32 teams will play in a knockout tournament, calculate the number of matches in third round. Knockout tournament आपको याद है ना, A का B के साथ होगा, C का D के साथ होगा, ऐसे ऐसे मैचेस। तो अगर 32 टीम्स प्ले कर रही हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो मैचेस कितने होंगे थर्ड राउंड में? पहले राउंड में कितने होंगे मैचेस? अगर 32 टीम्स है तो मैचेस कितने होंगे? 16। सेकेंड में उसके हाफ हो जाएंगे 8, एंड थर्ड में कितने हो जाएंगे? 4। तो थर्ड राउंड में कितने मैचेस हो जाएंगे? 4 मैचेस हो जाएंगे, राइट। डैश इज अ लास्ट कॉन्टेस्ट ऑफ मेनी राउंड्स अमंग वेरियस टीम्स, टूर्नामेंट, मैच, फिक्सचर, बाय। तो क्या है जिसमें बहुत सारे राउंड्स होते हैं बहुत सारी टीम्स के बीच में? दैट इज टूर्नामेंट। नो बाय इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? इनमें से कौन सी मेथड में बाय नहीं दिया जाता है? स्टेयरकेस, लीग, राउंड रॉबिन, कॉम्बिनेशन। तो स्टेयरकेस में हम नहीं देते हैं बाय। स्टेयरकेस मतलब 1 का मैच 2 के साथ हो रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 2 का मैच 1 के साथ हो चुका है तो उसका किसके साथ होगा? 3 के साथ, 4 के साथ, सबके साथ सबका मैच होता है। तो स्टेयरकेस में हम कोई बाय नहीं देते, राइट। To avoid careless mistakes under pressure and to achieve the goals, dash should be more valuable. तो मिस्टेक्स केयरलेस ना हो प्रेशर में, तो हम क्या करते हैं? प्लानिंग, स्टाफिंग, सुपरविजन, बजटिंग। तो हम करते हैं प्लान, राइट। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, एक असर्शन है एक रीजन है। असर्शन है प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, एंड रीजन है स्पोर्ट्स प्लानिंग डज नॉट एम एट कंडक्टिंग स्पोर्ट्स इवेंट। तो हमने इसको देखा था कि कैसे सॉल्व करना है। आपको पहले इंडिविजुअली चेक करना है वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, और अगर दोनों ही ट्रू है तो हम सेकेंड जो रीजन होता है उसको सेकेंड स्टेटमेंट को फर्स्ट के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देन स्पोर्ट्स प्लानिंग डज नॉट एम एट कंडक्टिंग स्पोर्ट्स इवेंट। स्पोर्ट्स प्लानिंग का काम क्या होता है? कि नहीं कराना है स्पोर्ट्स इवेंट, एम नहीं करती है वो, तो ये फॉल्स है। उनका काम ही ये होता है कि स्पोर्ट्स इवेंट्स कराना। तो assertion is true but reason is false। तो इनमें से हो जाएगा C, assertion is true but reason is false। The movement that increases the angle between 2 body parts, तो उस जिसमें एंगल इंक्रीज होता है, इंक्रीज किसमें होता है? एक्सटेंशन में, राइट। The movement that increases the angle between the body parts is called extension। फ्लेक्शन में कम होता है, एबडक्शन में मिडलाइन से दूर जाते हैं, एडक्शन में पास में। Picking of coins or bits of paper with foot and placing them in a tumbler helps in correcting। ये जो है आप देख सकते हो कौन सी प्रॉब्लम है? फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, जिसमें फुट फ्लैट होता है, बीच में कर्व नहीं होता। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है? नॉक नीज की, फ्लैट फुट की, स्कोलियोसिस की, काइफिसिस की। फ्लैट फुट इसका जवाब है, एंड इस प्रैक्टिस से हम फ्लैट फुट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। The asana shown in the picture helps in correcting the postural deformity of bow legs. Identify the asana and choose the correct option। तो ये कौन सा आसना है? अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, एंड बो लेग्स की प्रॉब्लम में अर्ध मत्स्येंद्र आसन काम आता है। जो चैप्टर है योगा उसमें आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बट दैट इज नॉट इन योर टर्म 1। तो ऑप्शन है गरुड़ आसन, भुजंग आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ताड़ासन। तो ये जो आसन है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। Identify the test battery depicted in the picture. So which is this test? Partial curl up, partial push up, partial knee bend, partial kyphosis। ये नहीं है partial knee bend, नहीं है partial push up, नहीं है, ये है partial curl up test। This is sit and reach test। It belongs to the titled test titled as, first of all this is not the sit and reach test, this is chair stand test। एंड चेयर स्टैंड टेस्ट लेग मसल्स या लेग स्ट्रेंथ जो हमारे सीनियर सिटीजन की होती है उनको टेस्ट करने के लिए होता है। सो ये टेस्ट किस में आता है? हार्वर्ड, AAHPERD, रिकली एंड जोन्स, जनरल तो आता है रिकली एंड जोन्स
टेस्ट में, बिकॉज ये टेस्ट सीनियर सिटीजन को बिलोंग करता है, उनकी फिटनेस चेक करने के लिए, दैट कम्स अंडर रिकली। विच फिजिकल फैक्टर इज टेस्टेड यूजिंग दिस रनिंग स्ट्रक्चर? तो आप इस रनिंग स्ट्रक्चर को देख सकते हो, इससे क्या टेस्ट होता है? स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक एंड्योरेंस, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। सो ये है 6 मिनट रन या फिर वॉक टेस्ट। इसका जो रेक्टेंगुलर एरिया होता है वो 45 × 5 मीटर स्क्वायर का होता है, एंड ये हमारे एंड्योरेंस को, एरोबिक एंड्योरेंस को चेक करता है, राइट? Refer to the image given below. Dash is the test which describes the picture. ये कौन से टेस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है? रिकली एंड जोन्स, सीनियर सिटीजन, AAHPERD, हार्वर्ड या फिर जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट। तो ये मोटा माटी आर्म कर्ल टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज नॉट द सेम, लेकिन आर्म कर्ल टेस्ट में थोड़ा बहुत ऐसा होता है, एक हाथ में हम डंबल दे देते हैं सीनियर सिटीजन को, दैट बिलोंग्स टू रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट। वन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर स्किल्स इज पॉस्चरल। हमारी मोटर स्किल्स को क्या अफेक्ट करता है? पॉस्चरल डिसऑर्डर्स, डिसेबिलिटीज, डिफॉर्मिटीज, डिसीज। तो इसका जवाब होगा डिफॉर्मिटीज, पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज, राइट? The dash, trunk and arm controls are measured before the coordination of hands and fingers. तो hands and fingers के coordination से पहले हम किसको मास्टर करते हैं? The head, trunk, neck, foot, eye. तो इससे पहले हम head, trunk को मास्टर करते हैं। Certain diseases can be prevented by proper medication, treatment, exposure, immunization. तो कुछ डिसीजेस को हम पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, उनकी तरफ इम्यून होके। डैश इज नॉट अ स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी। इनमें से क्या स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी नहीं है? काइफिसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, फ्लैट फुट। इसका जवाब होगा फ्लैट फुट। डैश इज ऑल्सो नोन एज राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, लीग, कॉन्सोलेशन, कॉम्बिनेशन, चैलेंज। तो इसका जवाब होगा लीग। अब आ जाते हैं सेक्शन सी पर, जो होता है केस स्टडीज बेस्ड सेक्शन। The teachers as well as coaches always make their best efforts to improve the performance of the students in various competitive games and sports. They can help to improve the performance of the students if they have adequate knowledge of biomechanics. जो टीचर्स होते हैं, जो कोचेस होते हैं, वो हमेशा अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एंड वो उनकी परफॉर्मेंस को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं अगर उनको बायोमैकेनिक्स का एडिक्वेट नॉलेज हो। व्हाट इज बायोमैकेनिक्स? ये 2 वर्ड से मिलकर बना है बायो प्लस मैकेनिक्स, यानी जब हम फिजिक्स के लॉस को बायोलॉजी यानी ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई करते हैं। The more force one exerts on the downward bounce, the higher the ball bounces into the air. जितना हम बॉल को नीचे की तरफ बाउंस करेंगे वो उतनी ही ऊपर आएगी। Which law in this statement being referred to? तो इस स्टेटमेंट में किस लॉ की बात हो रही है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड, थर्ड या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो 3 लॉ में से जो थर्ड लॉ है वो बात करता है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन की, तो यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात हो रही है। Sohan, a new student in the school, was very much interested in taking part in the school sports events. He was taught the latest rules and regulations of a football game, and due course he learned biomechanical aspects of the game in various movements. In the type of movement in which the angle between the joint decreases is called. तो सोहन जो एक नया स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था स्कूल स्पोर्ट्स में, एंड जल्दी से वो फुटबॉल गेम के रूल्स रेगुलेशंस को सीख भी गया, एंड उसने बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स जो भी हैं वो सारे गेम्स के सीख लिए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सी मूवमेंट है जिसमें एंगल बिटवीन द जॉइंट है वो डिक्रीज होता है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग। तो डिक्रीज किस में होता है? फ्लेक्शन में। एक्सटेंशन में क्या होता है? इंक्रीज होता है। ग्लाइडिंग मूवमेंट मैंने आपको ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में फोटो डाल दी है, जो रिस्ट पे होता है, ठीक है, यहाँ पे राइट या लेफ्ट होता है, वो ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। Mr. Anil, age 63 years, worked as a civil engineer in a
construction company. He had to walk and climb a lot as a part of his job. After retirement, he settled with his son, spending time with his grandchildren. Nowadays, he is experiencing difficulty in doing certain chores which involve physical movement. तो अनिल जो है वो 63 साल के हैं, सिविल इंजीनियर के रूप में उन्होंने काम किया था कंस्ट्रक्शन कंपनी में एंड उनको बहुत ज़्यादा चलना फिरना पड़ता था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो अपने बच्चों के साथ सेटल हो चुके हैं एंड आजकल उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, चलने फिरने में थोड़ी सी या रेगुलर जो चोर्स हैं घर के वो काम करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है. Which of the following tests would you recommend to check Mr. Anil's fitness? तो मिस्टर अनिल की फिटनेस को चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? तो हमको क्वेश्चन से पता चल गया कि वो एक सीनियर सिटीजन है एंड सीनियर सिटीजन के जो टेस्ट हैं ये 8 फुट अप एंड गो टेस्ट हैं एंड ये किस में आता है? सीनियर सिटीजन के टेस्ट में. वो किस में आता है? रिकली एंड जोन्स टेस्ट में. इसको जवाब होगा बी. Sumit was told by the doctor that he must focus on the development of a particular part of the body. He showed him these two pictures. Both the tests shown in the picture are conducted to check Dash fitness. सुमित को उसके डॉक्टर ने बोला कि उसको पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी पर फोकस करने की जरूरत है और उन्होंने उनको ये दो पिक्चरें दिखाई और उन्होंने उनको ये दोनों ही पिक्चर्स दिखाई. Both the tests shown in the picture are conducted to check Dash fitness. तो ये कौन सा है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और ये कौन सा टेस्ट है? रॉकपोर्ट वॉक टेस्ट है ना. तो ये दोनों ही टेस्ट क्या चेक करने के लिए होते हैं? मस्कुलर, स्केलेटल, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी. तो उसका जवाब होगा कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को हम इन टेस्ट से चेक करते हैं. Rajesh went to an old age home on the occasion of his birthday. At that time, all the inmates in the house were assembled in one place. राजेश जो था वो एक old age home में गया था उसके बर्थडे के दिन एंड उस टाइम पे जो सारे ही लोग थे वो घर में मौजूद थे, एक ही जगह पर इकट्ठे थे. When he inquired, they replied that they have a physical fitness test. जब राजेश ने पूछा कि आप लोग एक ही जगह पर क्यों एकत्रित हो, तो उन्होंने बोला कि हमारा एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट है. Give one standard physical fitness test for senior citizens. Senior citizen के लिए कौन सा टेस्ट है? पुश अप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, zigzag, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट. तो ये वाला जो टेस्ट है रिकली एंड जोन्स में आता है, दैट इज फॉर सीनियर सिटीजन. स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर किरण Rijiju has launched many sports schemes in India. Among these, one of the best schemes is Khelo India. Mr. Khannan, father of Karthik, approached the PE teacher and inquired about the fitness levels of the students. अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मिस्टर किरण रिजिजू, उन्होंने बहुत सारे स्पोर्ट्स स्कीम्स को लॉन्च किया इंडिया में, उसमें से एक है खेलो इंडिया. और कार्तिक के जो फादर है मिस्टर खनन, उन्होंने अप्रोच किया पीई टीचर को और इंक्वायर किया फिटनेस लेवल, बच्चों के कितने फिटनेस लेवल है, क्या फिटनेस लेवल है. PE teacher replied कि खेलो इंडिया consisted of physical fitness tests for school children and they have been analyzing students' fitness through these tests. तो to measure lower body flexibility, which of the following is the best? Lower body flexibility को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट बेस्ट है? हार्वर्ड sit and reach, बैरो फिटनेस, जनरल फिटनेस टेस्ट. सिट एंड रीच टेस्ट इज बेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें हम बैठकर अपने पाँव को टच करने की कोशिश करते हैं. महेश, फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ XYZ स्कूल, ऑब्जर्व दैट राजू इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 has an outward curve on the vertebral column at the thoracic region. He suggested some exercises to rectify the problem. What is this deformity known as? Scoliosis, kyphosis, lordosis, flat foot. फर्स्ट ऑफ ऑल महेश जो है वो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर XYZ स्कूल में, उसने देखा कि राजू जो है जो 6th क्लास का स्टूडेंट है उसका आउटवर्ड कर्व है वर्टिब्रल कॉलम में एट द थोरैसिक रीजन. तो उन्होंने उसको सब कुछ एक्सरसाइज दी इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए. तो ये डिफॉर्मिटी कौन सी है? तो यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है, वर्टिब्रल कॉलम की प्रॉब्लम है कहाँ पर? थोरैसिक रीजन में. इसको सुनते ही हमको क्या याद आता है? काइफिसिस. काइफिसिस में सा आउटवर्ड कर्व होता है बैक की तरफ से, और उसको हमने याद रखा था हाफ मून के. हाफ मून से हमने इस प्रॉब्लम को याद रखा था. तो आउटवर्ड कर्व एट थोरैसिक रीजन, दैट इज काइफिसिस.
पद्मा स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 यूज्ड टू रीड बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। पद्मा जो है क्लास 12 की स्टूडेंट है, वो बुक्स लाइब्रेरी की बुक्स पढ़ रही थी और उसने एक दिन पढ़ा हिस्ट्री ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडियन स्पोर्ट्स और उसको ऐसे लगा कि ज़्यादा गर्ल्स को और वुमेन को पार्टिसिपेट करना चाहिए स्पोर्ट्स में। She believed that impossible things can be achieved through participation in sports। और उसने ये बिलीव करा कि impossible things को हम अचीव कर सकते हैं अगर women participate करेगी स्पोर्ट्स में। In which year did women first participate in the Olympics? तो सबसे पहले women ने किस ईयर में पार्टिसिपेट किया था? 2000, 1900, 2012, 1947। उसका जवाब होगा 1900 में। ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए थे 1894 के अराउंड एंड उसमें विमेन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, विमेन ने पार्टिसिपेट करा था 1900 में। Posture plays a very significant role in our daily activities. Correct posture means the balancing of the body in an accurate and proper manner. तो posture जो है बहुत important role play करता है and various types of postural deformities can be identified. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बो लेग्स की प्रॉब्लम है, यहाँ पे नॉक नीज की प्रॉब्लम है। तो फ्रॉम द above given picture, the deficiency of dash causes the deformity seen on the leftmost। leftmost में कौन सा है? बो लेग्स की प्रॉब्लम है एंड वो क्यों होती है? आयरन की डेफिशिएंसी के कारण, कैल्शियम, विटामिन डी, बोथ बी एंड सी। तो उसका जवाब होगा कैल्शियम और विटामिन दोनों, तो बोथ बी एंड सी। Sheetal spent her weekend checking the health status of the security guards of her huge gated community as a part of the project work assigned by PE teacher. She found out that more than half of them have shown a significant deformity in the upper part of the vertebral column. तो शीतल जो है वो अपना वीकेंड पे हेल्थ स्टेटस चेक करके सिक्योरिटी गार्ड्स का, उसको एक प्रोजेक्ट मिला था पीई टीचर की तरफ से और उसको पता चला कि मोर देन हाफ ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड्स हैव दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी। तो विच इज दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी? यहाँ पे आप देख सकते हो कर्व बन रहा है एंड कर्व से हमने हाफ मून से याद रखा था काइफिसिस। सो द टर्म यूज्ड टू डिफाइन दिस डिफॉर्मिटी इज काइफिसिस, राइट? श्रुति, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th is struggling with obesity। श्रुति जो क्लास 11th की स्टूडेंट है वो मोटापे से स्ट्रगल कर रही है, ड्यू टू विच उसका जो सेल्फ एस्टीम है, उसका जो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम है। उसने डाइटिंग शुरू कर दी अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए, बट ये जो डाइटिंग का प्रोग्राम है वो सेल्फ डिजाइन है, उसने खुद ही डिजाइन करा है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट के पास वो नहीं गई है। एंड लैक्स नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के बारे में उसको कोई भी नॉलेज नहीं है। एज अ फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट व्हाट डू यू फील will be the pitfalls of dieting? तो डाइटिंग करने के pitfalls क्या हैं? Extreme weight loss, dehydration, deficiency of essential nutrients, all of these। तो चूंकि वो डाइटिंग कर रही है और ये जो डाइटिंग प्रोग्राम है वो सेल्फ डिजाइंड भी है, तो ऑल ऑफ दीज से वो सफर करेगी। वेट लॉस तो उसका होगा, लेकिन डिहाइड्रेशन की उसको प्रॉब्लम होगी, बॉडी में कमजोरी लगेगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। सो ऑल ऑफ दीज। Rahul, a student of class 12th, has recently joined a gym near his house to get a toned and muscular body। तो राहुल जो है क्लास 12th का स्टूडेंट है, उसने जिम को अभी ज्वाइन करा है ताकि वो अपनी बॉडी को टोन कर सके। He consults his gym trainer regarding his diet। वो अपने ट्रेनर से कंसल्ट करता है अपने डाइट के रिगार्डिंग एंड उसको एडवाइस करता है ट्रेनर टू इंक्रीज द इनटेक ऑफ प्रोटीन्स, की प्रोटीन्स का तुम इनटेक ज़्यादा करो। Proteins are also known as nitrogenous food, bodybuilding food, fatty food, both A and B। तो प्रोटीन को हम नाइट्रोजनस फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड दोनों ही कहते हैं, तो इसका जवाब होगा बोथ A and B। तो इसी के साथ हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।